नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सारी बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप सबसे विनम्र अपील है कि अगर आप मोदी जी की नीतियों को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत का डंका पूरे विश्व में गूंजने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल की घंटी भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए जानते हैं सारी बड़ी खबरें। स्पेन का कोरोना संक्रमित जमाती दिल्ली के अस्पताल से फरार, लुकआउट नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, स्पेन का रहने वाला 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित जमाती दिल्ली के अस्पताल से फरार हो चुका है। उसे निजामुद्दीन स्थित मरकज से निकालकर यहां भर्ती कराया गया था। आईपी एस्टेट थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। थाने में दी गई शिकायत में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सत्यजीत ने बताया कि यह स्पेनिश नागरिक मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली अस्पताल के मेडिसिन वार्ड नंबर 31 में था। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इसका इलाज जारी था। 17 अप्रैल की सुबह अचानक वह वार्ड से चुपचाप गायब हो गया। डॉक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पता न चलने पर सूचना दिल्ली अस्पताल की पुलिस चौकी में दी गई। छानबीन के बाद उसके खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन, महामारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में कोरोना विस्फोट का अनुमान 6.5 लाख तक पहुंच सकती है संक्रमितों की संख्या। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आगामी दिनों में कोरोना विस्फोट हो सकता है। इसके मद्देनजर मुंबई में सेंट जॉर्ज और गुरु तेज बहादुर अस्पताल को एहतियातन कोरोना अस्पताल में रूपांतरित कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति का जायजा लेने मुंबई आई केंद्रीय टीम का अनुमान है कि आगामी 30 अप्रैल तक महानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,000 तक पहुंच सकती है, जबकि 15 मई 2020 तक यह संख्या 6.5 लाख तक पहुंच सकती है। वही राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारे अनुमान के तहत यह आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। केंद्रीय टीम का यह अनुमान विशेषज्ञों के बीच बहस का मुद्दा बन चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि इतने अधिक कोरोना पॉजिटिव होने के अनुमान जताकर केंद्रीय टीम ने कोरोना वायरस से निपटने की राज्य सरकार के प्रयासों को अनदेखा कर दिया है। बहरहाल, कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की टीम 2 दिन से मुंबई में है। बुधवार को इस टीम ने धारावी इलाके का दौरा भी किया था। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी मुंबई और पुणे में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई थी। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि केंद्रीय टीम ने इस संबंध में हमें कोई ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि अंदर खाने अधिकारी भी ये मानते हैं कि मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए केंद्रीय टीम के अनुमान के आधार पर तैयारी की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने मुंबई में 6.5 लाख से अधिक लोगों के कोरोना संक्रमित होने के दावे को ही गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। भुजबल ने कहा कि मुंबई की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। ऐसे में अब तक जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े सामने आए हैं, उस लिहाज से मुंबई में कोरोना संक्रमण की भविष्यवाणी बढ़ा चढ़ाकर की जा रही है। ब्रिटेन जर्मनी में कोरोना टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू, दुष्परिणामों की अलग से होगी जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए ब्रिटेन और जर्मनी में आज से वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। दुनिया में इस समय बेशक टीके को लेकर 150 परियोजनाएं चल रही है, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 510 और जर्मनी का फेडरल इंस्टीट्यूट 200 स्वस्थ लोगों पर कोरोना के टीके का परीक्षण करेगा। जिन लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा उन्हें 18 से 55 साल की श्रेणी में रखा गया है। ट्रायल के दौरान टीके की अलग अलग किस्म को अलग अलग लोगों को देकर यह देखा जाएगा कि वायरस को खत्म करने के लिए ये कितना सफल है। इसके दुष्परिणामों का भी अलग से परीक्षण किया जाएगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का कहना है कि यह टीका कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र कारगर तरीका है। टीके के ट्रायल के लिए लंदन के इंपीरियल कॉलेज को 2.25 करोड़ पाउंड की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर ने अनुमान लगाया है कि टीके के सफल होने के लगभग 80% चांस है। ब्रिटेन टीके की तलाश में सब कुछ जोखने के लिए तैयार है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इसे लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन के वायरोलॉजिस्ट को चिंता सता रही है। वैज्ञानिकों को इस बात का डर सता रहा है कि यदि इसमें कुछ भी गलत हुआ तो हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं जर्मनी की बायोटेक कंपनी ने कोविड-19 का टीका बना लिया है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइबर के साथ मिलकर बायोटेक ने इस टीके को बनाया है, जिसका नाम BNT162 रखा गया है। जर्मनी के बाद इसका ट्रायल अमेरिका में भी किया जाने की संभावना है। लॉकडाउन 2.0 में मात्र 8 दिन में 2 गुना हुए कोरोना के मरीज, कुल आंकड़ा 20,000 के पार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते देश लॉकडाउन के दूसरे चरण में है। बीते 15 मार्च से 19 दिन के लिए शुरू हुए इस लॉकडाउन 2.0 के 8 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या देश में 10,000 से बढ़कर 20,000 हो चुकी है। 14 मार्च तक चले लॉकडाउन 1 के आखिरी दिन देश की कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,815 दर्ज की गई थी, जबकि कोरोना वायरस से 353 लोगों की मौत भी हुई थी।
अब ठीक 8 दिन के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 20,480 हो चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 652 हो चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि लॉकडाउन 2.0 में कोरोना वायरस की रिकवरी दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। देश में कोरोना वायरस संक्रमित पहला मरीज 30 जनवरी को सामने आया था। तब से लेकर 1 मार्च तक देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 3 थी, लेकिन 2 से लेकर 14 अप्रैल तक मरीजों की संख्या बढ़ती गई। शुरुआत से लेकर लॉकडाउन 1 के आखिरी दिन यानी कि 75 दिन में मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची थी, जबकि 15 से 22 अप्रैल के बीच महज 8 दिन के भीतर मरीज 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गए थे। रैपिड जांच, चीनी कंपनियों ने भारत में भेजी यूरोप से खारिज करोड़ों की किट, कल बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, देश में जिन चीनी कंपनियों की जांच किट पर सवाल उठे हैं, उन पर यूरोप पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। परिणाम भरोसेमंद न मिलने पर यूरोपियन देशों ने 20 लाख किट चीन को वापस भेज दी थी। आरोप है कि चीन ने महीने भर बाद करोड़ों की यह किट भारत को भेज दी थी। शुरुआती जांच में संतोषजनक नतीजे आने पर किट्स राज्यों को भेजी गई, लेकिन राज्यों को सवाल खड़े करने पर इस्तेमाल रोक दिया गया। परंतु बड़ा सवाल यह है कि इन लापरवाही का जिम्मेदार अब कौन है? आपको बता दें कि चीन ने अब तक तकरीबन 40 करोड़ की 8.5 लाख किट भारत को भेजी है। उनमें से 60% किट सिर्फ एक ही कंपनी की है। इसी कंपनी ने 20 लाख किट्स यूके सरकार को मार्च में दी थी। वहां शुरुआती जांच में ही गड़बड़ी पकड़ने के बाद रोक लगा दी गई थी। ICMR के मुताबिक भारत ने किट्स के लिए परीक्षण प्रोटोकॉल बनाया है। इसके तहत कंपनी को बैच के अनुसार मान्यता दी जाएगी। एक बैच आने पर जांच के बाद आगे भेजा जाएगा। उसी कंपनी के अगले बैच की फिर से जांच की जाएगी। खामी मिली तो पूरा स्टॉक कंपनी को वापस ले जाना होगा। खराब PPE किट पर बवाल के बाद चीन की सफाई, कहा मामले में हम गंभीर भारत की मदद करेंगे। जी हां दोस्तों, खराब गुणवत्ता वाली PPE किट मामले में आलोचना का सामना कर रहे चीन ने सफाई दी है। चीन ने इस मामले को बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर बताते हुए चीन ने भारत की मदद करने की बात कही है। गौरतलब है कि चीन से आयातित मतलब के इंपोर्ट की गई PPE किट में बड़ी संख्या में खराब पाए जाने के बाद भारत ने मंगलवार को इस किट के मामले में कोरोना की जाँच पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी थी। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि चीन से आई खराब PPE किट दरअसल किसी ने दान की थी। उन्होंने कहा कि किसी ने चीन में PPE किट दान किए थे। क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब है, इसलिए इसे वापस दानकर्ता को भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने कोरोना वायरस पर कहा, अमेरिका पर हमला हुआ है, ये केवल फ्लू नहीं है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि उनके देश पर हमला किया गया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पर हमला हुआ है, ये किसी भी तरीके से केवल फ्लू नहीं है। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा। आखिरी बार ऐसा 1917 में हुआ था। ट्रंप अपने देश में सब कुछ सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कोविड-19 की वजह से 47,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि तकरीबन 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित भी पाए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हॉटस्पॉट में स्थिरता दिखाई दे रही है, वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बोस्टन में मामलों की गिरावट आ रही है। शिकागो में भी वायरस का असर कम हो रहा है। डेट्रॉइट में भी बुरा वक्त निकल चुका है। इन रुझानों से पता चलता है कि वायरस से लड़ने के लिए हमारी आक्रामक रणनीति काम कर रही है और अधिक राज्य जल्द ही धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से फिर से खुलने की स्थिति में आ जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट, कश्मीर में एक ही गांव में 40 संक्रमित, सभी 400 ग्रामीण क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, उत्तर कश्मीर गांव में अब तक 41 लोग संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने पूरे गांव को क्वारंटाइन कर दिया है। गांव में 36 संक्रमित लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मरने वालों के रिश्तेदार है या फिर दोस्त है। प्रशासन लगातार कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। बांदीपोरा जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 91 संक्रमित मामले हैं। SDM सुंबल ने बताया कि गांव की आबादी तकरीबन 400 के आसपास है। इनमें से आधे के करीब लोग पहले से ही प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। बाकी के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि मरने वाले का कोई यात्रा इतिहास नहीं था, मतलब कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। परिवार वालों के अनुसार वह सेब का व्यापारी था और पिछले करीब 4 महीने से बीमारी के चलते बाहर नहीं गया था, घर पर ही रहता था। इस दौरान वह किसी से मिला भी नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि जांच की जरूरत है। आखिरकार इतना वायरस इतना ज्यादा कैसे फैल गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं, सरकार की सोच को बताया समझ से बाहर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर कठोर शब्दों में स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही इंदिरा शाह ने मामले में अधिकतम 50% आरक्षण तय करने के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश सरकार के वर्ष 2000 के एक आदेश पर किया है। आंध्र सरकार ने 20
साल पहले अधिसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षण भर्ती में अनुसूचित जनजाति को 100% आरक्षण देने का आदेश दिया था। जस्टिस और पीठ ने कहा कि राज्य सरकार से उम्मीद है कि इसके बाद वह 100% आरक्षण देने का गैर कानूनी काम फिर से नहीं करेगी। संविधान पीठ ने यह भी कहा कि एक बार आदेश को खारिज किए जाने के बावजूद उसी तरीके के आदेश दोबारा जारी करना बेहद दुखद है। पीठ ने यह भी कहा कि किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए 100% आरक्षण को जायज नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह फैसले पर यह भी टिप्पणी की कि केवल अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के ही अनुसूचित क्षेत्रों में पढ़ाया जाना सही नहीं है और ये अतार्किक है, ये समझ से परे है।